नमस्कार। प्रारंभ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए बातचीत शुरू करने से पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे चिर परिचित खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, राधे राधे, श्री राधे गोविंद, जय श्री राम। जी प्रभु। दर्शकों, कुश्ती पर जब तब हम लगातार बात करते रहे हैं और जब से कुश्ती सड़क पर खेली जा रही है, राजनीति में खेली जा रही है और तमाम और जगहों पर खेली जा रही है, केवल और केवल अखाड़े को छोड़ के, तब से हम भी लगातार उस कुश्ती के आगे पीछे ऊपर नीचे के मामलों को फॉलो कर रहे हैं। इधर कुछ कुश्ती पर विराम लगा है। ऐसा है कि स्थापित मीडिया को फुर्सत मिल गई, उनके पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुश्ती की राजनीति कर रहे इस नेता पहलवानों के साथ कुछ चल नहीं रहा है। कुछ अपडेट्स हैं, तो आइए सीधे जानते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, ये जो हंगरी बुडापेस्ट जाना था, सुना है वहां का वीजा आज तक, अभी जिस समय हम आप बात कर रहे हैं उस समय तक वीजा नहीं मिला है, जो वर्ल्ड रैंकिंग के लिए जाना था, जिसमें विनेश फोगाट जा रही थी, तो उनको अभी तक वीजा नहीं मिला है। अगर वीजा अभी तक नहीं मिला है तो जाएंगी कब और क्यों नहीं मिला वीजा? एक हफ्ता पहले समाचार आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सीधे मंत्रालय के स्तर पे प्रयास किए गए हैं वीजा दिलाने के, और वो कोई भाई पंजाब की कोई इलीगल अप्रवासी मजदूर तो है नहीं विनेश फोगाट कि उसको हंगरी अपने यहाँ घुसने नहीं दे। पहले तो आधा घर ही उसका हंगरी में है, वो तो जिंदगी उसकी आधी हंगरी में बीती है, पहली बार हंगरी जा नहीं रही है। तो एक तो अब मुझे आज, जब से आपने सवाल पूछा है तब से, इससे पहले नहीं हुआ था, मुझे तो ये डाउट हो गया कि कहीं ये वीजा का एक बहाना तो नहीं बनाया जा रहा। किसकी तरफ से वीजा दिलाने में नाकामयाब रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, या वीजा पाने का इंतजार कर रही विनेश फोगाट की तरफ से? नहीं, विनेश फोगाट की तरफ से। मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने खुद ही ऐसा कोई टेक्निकल पैंच फंसा दिया है कि ऐसा जुगाड़ कर लिया है कि हमको वीजा मिल पे नहीं करे, हमको जाना ही ना पड़े। मुझे पक्का, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जो पहले 10 बार हंगरी जा चुका है और जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, पूरा वर्ल्ड घूम चुका है, उसको किसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हंगरी अगर वीजा न दे, ये असंभव बात है। और तब जबकि डिप्लोमेटिक प्रयास भी किए गए हैं और अब भी अगर वीजा नहीं दिया गया है तो नाउ दिस इज समथिंग फिशी। कुछ मछरियाइन महक रहा है मुझे इसमें। क्यों भक्साइन महक रहा है? जिसको आप मछरियाइन कह रहे हैं उसको देशी लैंग्वेज में जो है वो जो कहते हैं कि भक्साइन महक रहा है, मतलब कुछ बदबू टाइप का महक रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों? असल में ये अब आगे इनको कोई फिल्म थी ना जिसका डायलॉग था, अभी तो तुमको बहुत जलील होना है। कौन सिनेमा था? मैं इधर क्योंकि पॉपुलर सिनेमा देखता नहीं, किसी फिल्म का डायलॉग है ये, तो भाई तो तुमको बहुत जलील होना है। असल में सर इनको अभी बहुत जलील होना है, तो अब अपनी जलालत का ठीकरा किसी के सिर फोड़ना भी है भाई। अब जब इनको जूनियर बच्चे लथेर के जब मैट पे मारेंगे, यहाँ कुश्ती में मारने का मतलब हराना होता है ना। जब कोई पहलवान किसी को कह देने कि मैंने फलनवा को आज मार लिया 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में हरा लिया, पटक के छाती पे चढ़ गया मैं, उसको बोलते मार लिया। तो सर जब अब जूनियर लड़के इनको लथेर के मैट पे मारेंगे तो अब वो ठीकरा किसी के सर पे फूटना चाहिए। तो अब पहला तो फूट जाएगा बुडापेस्ट की एम्बेसी पे कि अरे कुल हमको तो वो वीजा ही नहीं दिया, नहीं तो मैं तो मुल्तानी मार के गद्दा फाड़ देती। फिर उसके बाद अगला ठीकरा फोड़ेंगे कि अरे ये तो ब्रजभूषण सिंह हमारा पहलवानी खा गया, अभी तो हम 18 ओलंपिक में मेडल ले आती। तो ये अब सिस्टम को गरियाएंगे कि मारा इतना ज्यादा शोषण कर दिया कि मारे गोडों की ग्रीस खत्म होगी। मेरे को तो नी में इंजरी हो गई, इतना ज्यादा मारा शोषण कर दिया, इस वजह से मेरी पहलवानी खराब हो गई, मेरी रिजल्ट नहीं आया। तो दिस इज अनदर प्लॉय।
वीजा का तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। अब अगला सवाल ठीक। पूछिए आप। अच्छा ये बताइए, एक खबर ये भी है कि चलिए वीजा का इंतजार हो रहा है, वीजा आज तक नहीं मिला, वो अलग इशू है। लेकिन उसी के साथ एक मामला और है कि विनेश फोगाट जो है वो तो 53 किलो की वर्ग की पहलवान है। लेकिन ऐसा जानकारी में आया है कि ये जो वहां हंगरी बुडापेस्ट में जो रैंकिंग वाली कुश्ती होनी थी, टूर्नामेंट होना था, उसमें इन्होंने 55 किलो वेट कैटेगरी लिया है। तो ये 55 किलो वेट कैटेगरी किस वजह से लिया है? क्या जो आप पहले की वीडियोस में कह रहे थे कि ओवर वेट हो गई है उसकी वजह से लिया है कुछ, या कुछ और चक्कर है इसके पीछे? ओवरवेट होना एक कारण तो है, क्योंकि हम्म। इनका वजन हो गया है 60 किलो। तो जो आदमी पूरी तरह फिजिकली फिट होता है उसको अगर 3-4 किलो घटाना पड़ जाए तो वो घटा लेता है। परंतु यदि बीमार आदमी को बोलोगे अब तुम एक काम करो, चलो 2 घंटा दौड़ के और 3 दिन भूखा रह के वजन घटाओ, तो बीमार आदमी तो मर जाएगा ना। उसी तरह अनफिट आदमी के साथ, अनफिट पहलवान नहीं वजन घटा सकता। अगर अनफिट पहलवान वजन घटा लिया तो 1 मिनट की कुश्ती में मैट पे बेहोश हो जाएगा। एक्सट्रीमली फिट आदमी ही वजन घटा पाते हैं, और वजन घटा के परफॉर्म करना है, आपको मेडल देना है। तो अब क्या है कि ये हो गई है 60-61 किलो की। अब एक तो 53 किलो वजन इनका आएगा ही नहीं, अगर ले आई तो मतलब एकदम प्राण निकल जाएंगे। और इस वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में ना 2 किलो की छूट मिलती है। अच्छा। कि अगर आपको 53 में लड़ना है तो आपका वजन 55 किलो है तो आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, इसका मेडल इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें फर्स्ट आने से आपको एक रैंकिंग मिलती है, तो 2 किलो की छूट मिलती है। पर इसमें पेच अलग है। 53 की जगह 55 में क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि 53 है सर ओलंपिक कैटेगरी। हमारी कुश्ती में अब इस वक्त 2 स्तरीय टूर्नामेंट हो गए हैं, एक ओलंपिक्स और अन्य गेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल गेम्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो गेम्स में सिर्फ 6 वजन है लड़कियों के, और जो चैंपियनशिप होते हैं उसमें 4 वजन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाते हैं। पर ओलंपिक सिर्फ 6 ही वजनों में होता है। तो ओलंपिक होता है 53 किलो में, 55 किलो गेम्स में होता है, अब चैंपियनशिप में होता है। तो जो ये बुडापेस्ट में जो वर्ल्ड रैंकिंग हो रही है ना, इसमें जो 53 किलो जो कि ओलंपिक वेट कैटेगरी है, उसमें तो है 27 लड़कियां, और एक से एक टॉप की लड़कियां पूरे वर्ल्ड की। और जो 55 किलो नॉन ओलंपिक कैटेगरी है उसमें सिर्फ 5 लड़कियां हैं, और वो पांचों भी इसकी तरह नकली हैं। तो ये आम पब्लिक को दिखाने के लिए कहां गई है, वर्ल्ड रैंकिंग खेलने गई है। पर आम आदमी ये थोड़ी ना जानता है कि 53 किलो और 55 किलो में क्या अंतर है, या ओलंपिक वेट कैटेगरी और नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी में क्या अंतर होता है। ओलंपिक कैटेगरी में आज जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, और वही 55 किलो में जो कंपटीशन है वो एकदम हमारे इंडिया की स्टेट लेवल का कंपटीशन हो जाएगा। जैसे हरियाणा स्टेट का, पंजाब स्टेट का कंपटीशन हो जाएगा। तो ये 55 किलो में खेलने गई है, और टॉप्स के खर्चे पे गई है, भारत सरकार के खर्चे पे गई है। मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कौन लोग, अरे भैया एक बात बताइए, आप अपने लड़के को 1000 रुपया दे के शॉपिंग करने के लिए भेजते हैं कि जाओ बेटा घर की ग्रोसरी ले आओ, राशन ले आओ, तो फिर बाद में पूछते हैं ना कि कहो 1000 रुपये में क्या लाए हो? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो जो 60-70 लाख रुपया खर्च करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार टॉप्स स्कीम इन 5 सरकारी दामादों को जो भेज रही है, तो आके पूछेगी कि ए बहनी गई लल्लू है बुडापेस्ट खेला, कहां खेली हो, कौने टूर्नामेंट में कहा मेडल लाई हो?
पूछना बनता है कि नहीं बनता है? उसके बाद ये पूछना बनता है कि नहीं कि अरे भैया 70 लाख रुपया तो हमने तुम्हारे खर्च किया 1 महीने की ट्रेनिंग पे, तुम लोग एशियन गेम्स की ट्रायल क्यों नहीं दिए, या एशियन गेम्स क्यों नहीं लड़े, या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं किया, या क्यों नहीं लड़े, टीम में क्यों नहीं आ पाए, इंडियन टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, बुडापेस्ट में तुम 55 किलो में क्यों लड़ी? सर ये सवाल भारत की जनता, मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछने का हक बनता है कि नहीं बनता है कि हमने तुम्हारे पे 70-80 लाख रुपया खर्च किया है, नवाब की तरह तुमको किर्गिस्तान और एम्स्टर्डम ट्रेनिंग करने भेजा है, वो इससे बेहतर ट्रेनिंग बहालगढ़ में यहीं तुम्हारे घर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे उपलब्ध है, साई सेंटर बहालगढ़ में। तो पहले तो टॉप से ये पूछा जाना चाहिए कि आपके बगल में इतना शानदार सुविधा उपलब्ध है तो आपने इनको 80 लाख रुपया खर्च करके बुडापेस्ट और किर्गिस्तान क्यों भेजा? भारत के एक नागरिक को यह पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा हो रहा है, पूछना बनता है, निश्चित पूछा जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ये अभी तो मान लीजिए वीजा का इशू बुडापेस्ट हंगरी के लिए लटका हुआ है, तो उसमें वो जा रही हैं नहीं जा रही हैं, ये अलग इशू हो गया। अब इसी में जो ट्रायल थे उन ट्रायलों को तो 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, तो अब वो ट्रायल जो होने हैं एशियन गेम्स वाले वो कब हो सकते हैं, और क्या जिस दिन वो ट्रायल अगर मान लीजिए होते हैं तो उस ट्रायल को देने के लिए पहलवान मौजूद रहेंगे जो विदेश में है इस समय? सर, कभी आपने गाय या भैंस बियाती देखी है? भैंस बियाना बहुत मतलब सारे लोगों ने देखी होगी। आपने देखी है? गांव के आदमी देखिए सर, गांव देहात का आदमी ज्यादा देखा था, अब नए शहरी बच्चे तो खैर वीडियो यूट्यूब पे देखने लगे हैं। तो सर कई बार बच्चा फंस जाता है, कई बार बच्चा फंस जाता है, तो बच्चे के पहले दोनों खुर बाहर आते हैं, फिर उसका मुंह फंस जाता है, तो फिर ना उसको पकड़ के खींचना पड़ता है, तब जाके किसी तरह डिलीवरी होती है, नहीं तो बच्चे की और उसकी माँ दोनों की जान पे बन आती है। सर, भारतीय कुश्ती जो है वो भी आने वाली है, गाभिन है, भी आने वाली है, भी आ रही है, और ये दूध ठौरा जो है ना उसके बच्चेदानी में फंस गए और ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग नाम के 2 सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं, इनका ऐसे दिखाई दे, वेटनरी, वो एक तरह से क्रेन नहीं, सर्जन नहीं है, वो क्रेन सर्विस है। वो गाड़ी गचाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो कैसे टोचन करके निकाली जाती है। तो ये सब जो है दोनों फंस गए हैं, इनके खुर बाहर आ गए हैं, तो एक को पकड़ के अशोक गर्ग और एक को जो है ज्ञान सहरावत, ये दोनों जो है एडहॉक कमेटी के सलाहकार है। ये सलाह इसके स्पेशलिस्ट है कि जब बच्चा फंस जाए तो कैसे खींच के निकालना है। तो सर हमारे दोनों धरना जीवी जो है ना उस बच्चेदानी में फंस गए हैं। सर समस्या ये है कि इतना प्रपंच रचा एडहॉक कमेटी ने, तो एशियन ओलंपिक कमेटी जो है एओसी, जो कि एशियन गेम्स का आयोजन करती है, उसने जो फाइनल लिस्ट खिलाड़ियों की भेजने की जो डेट थी, इनकी रिक्वेस्ट पे 7 दिन बढ़ाया। पहले वो 15 जुलाई थी, उसको बढ़ा के 22 जुलाई किया है, 7 डेज रिप्राइव मिला। ठीक है। अब समस्या सर ये आ गई है कि अब एशियन गेम्स के लिए ट्रायल होना है। धरना जीवियों ने स्पष्ट कह दिया है कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी हम ट्रायल नहीं दूंगा, हम जाके अगस्त में ट्रायल दूंगा। अच्छा। अब सर ये अनिर्णय की स्थिति में ये ट्रायल जो कि अभी तक आज भी, अभी इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं शाम 6:22 पे, तब तक भी सूचना नहीं आई है कि ट्रायल की डेट आई कि नहीं आई। इसका मतलब आज भी नहीं आई। कायदन ये पिछले महीने ही हो जाने चाहिए थे, जून में ही ट्रायल हो जाना चाहिए था।
जो कि आज तक नहीं हो पाया इन धर्नाजीवियों के कारण। और अब जो है 22 तारीख को हर हालत में टीम का नाम भेजना है, एंट्री भेजनी है, तो 22 से पहले ट्रायल कराएंगे तभी तो एंट्री भेजेंगे। हाँ, ठीक बात है। अब जिसको 22 को एंट्री भेजनी है कायदन वो 18, 19, 20 में करा लेगा ट्रायल, तभी ना 22 को एंट्री भेजेगा। अब 16 से 20 एशियन चैंपियनशिप हो रही है जूनियर की, और यही 16 से 20 इनको ट्रायल कराना है एशियन गेम्स का। मतलब है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एशियन चैंपियनशिप भी लड़नी है और एशियन गेम्स की ट्रायल भी देनी है, और दोनों की डेट एक का दिन रख दी गई। अब आप बताइए, ये तो वो बात हो गई ना कि आपने अपनी लड़की की भी शादी रख दी और लड़के की भी शादी रख दी, और दोनों 26 तारीख को रख दी कि 26 के तोरे लड़की की ब्याह बारात अइबो करी और तोके बारात लेके जाए के भी है। ठीक, ये मैनेजमेंट किया है हमारे उन 2 स्पेशलिस्ट ने, जो कि एडहॉक कमेटी के सलाहकार नियुक्त किए गए थे इन धरनाजीवियों के कहने पे, कि अब आधे से ज्यादा बच्चे एशियन चैंपियनशिप छोड़ के अब एशियन गेम्स की ट्रायल देंगे। नहीं, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है सर, जब उनमें से कुछ बच्चों को ये एशियन गेम का भी ट्रायल देना है, तो आखिर WFI ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा ब्लंडर कैसे होगा? नहीं, WFI तो ठंडे बस्ते में ना। WFI एक वेल मैनेज्ड संस्था है जो कि अपने मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। क्या शानदार मैनेजमेंट उनका रहा है, और उनके रिजल्ट्स बताते हैं। जो संस्था ओलंपिक में 5-5 मेडल जीत के दे वो कोई मामूली संस्था नहीं होती है मैनेजमेंट के मामले में। तो ये कौन कर रहा है फिर? उस बेचारी को तो WFI को तो बर्फ में लगा रखा है। ये तो एडहॉक कमेटी कर रही है बाजवा साहब की, जिसके सलाहकार हैं ज्ञान शेरावत एंड अशोक गर्ग। वो दोनों करा रहे हैं। अगर बाजवा साहब का बस चला होता तो ये ट्रायल वो 15 दिन पहले करा दिए होते। इन दोनों ने कराने नहीं दी, ज्ञान शेरावत और अशोक गर्ग ने। क्यों? अच्छा, क्योंकि ट्रायल कैसे होनी है यही आज तक तय नहीं कर पाए हैं। ये कहते हैं कि वो बड़के पहलवान लोग हैं। वो सर आपको मालूम है, वो जो ओलंपिक जो पहलवान लड़ लेता है उसका अंडकोश इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, ये बात आपको मालूम थी? नहीं, ठीक है, उसका तमगा बड़ा हो जाता है, उसका ओहदा बड़ा हो जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन आप तमाम बातें कह रहे हैं। फिर वही बात, ओहदा और तमगा नहीं बड़ा होता है, पानी भर जाता है। हाँ, अच्छी बात है, पानी भर जाए, शरबत भर जाए, उसमें हीरा सोना चांदी भर जाए, वो सब हो जाए, वो ठीक है। आप तब से पहलवान जी ये सारी बातें कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि WFI ऐसा क्यों कर रही है, तो आपने WFI को किनारे कर दिया। अब आप जरा ये बताइए, इसका मतलब ये किस तरह के लोग और किस तरह के व्यवस्था से भारतीय कुश्ती चलाई जा रही है? ये आखिर ये बताएं कि कुश्ती के लिए ये सब हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सब हो रहा है? कुछ लोगों के लिए। क्यों हो रहा है? कुश्ती के लिए ये नहीं हो रहा है। हाँ सर, इस पे 40 ये क्यों हो रहा है, ये आपने सवाल पूछ के बहुत गलती कर दी है। इस पे 40 मिनट के 2 एपिसोड होंगे, 80 मिनट डिस्कशन होगा। वैसे मैं आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूं। दिखाइए सर। ये हो रहा है साई के DG संदीप प्रधान के षड्यंत्र के बदौलत ये सब हो रहा है। DG साई ने और इस खेल मंत्रालय ने, सरकार ने सभी फेडरेशंस को धीरे धीरे करके अपने अंगूठे के नीचे दबा लिया है। सिर्फ एकमात्र WFI ऐसी बची है जो इनके अंगूठे के नीचे नहीं आ पाई, और एक BCCI और एक WFI, क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एक बहुत दबंग आदमी, दबंग इन द सेंस बहुत ही वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो WFI को चलाता है। तो WFI को अपने अंगूठे के नीचे लाने के लिए
संदीप प्रधान का ये षड्यंत्र है। ठीक है। और इन्होंने पूरी कुश्ती को जो है उसका भविष्य दांव पे लगा दिया है। ठीक है। और आपने जब ये बात कही कि इस पर तो अलग से लंबे डिस्कशन का ये मामला है, तो इसको हम अलग कर देते हैं, इस पे हम अलग डिस्कस आपसे करेंगे। क्योंकि अलग देखिए, चर्चा करें। जो कुछ भी इतने महीनों से कुश्ती में चल रहा है, तो बहुत सारे लोग, चाहे देखिए हम केवल अपने यूट्यूब, चाहे प्रारब्ध हो चाहे दद्दा की खरी खरी हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के दर्शकों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो बात कर ही रहे हैं, वो क्यूरियस तो है ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत बड़ा वर्ग है जो खेल से ताल्लुक रखता हो या न रखता हो, लेकिन इस सारे विवाद के बाद वो ताल्लुक रखने लगा है, वो समझना चाहता है कि हो क्या रहा है इसके आगे पीछे। अब इतना सारा कंफ्यूजन हो गया। अब इसको दर्शकों के लिए अगर एक लाइन में हम सजाने की कोशिश करें, यानी एक चेकलिस्ट अगर बनाने की कोशिश करें, तो एक तरफ वीजा नहीं मिला हंगरी बुडापेस्ट का अभी तक, जब 6:30 बज रहे हैं, आज हम लोग शाम के बात कर रहे हैं। दूसरा, ट्रायल नहीं देनी है कि देनी है, अब उसमें 7 दिन का समय है, वो यहाँ होंगे नहीं होंगे, एक ये पेंच आ गया। अगर ट्रायल नहीं देंगे तब भी क्या 22-23 तारीख जो आप बता रहे हैं जुलाई को कि नाम भेजा जाना है एशियन अथॉरिटीज को, एशियन गेम्स के, तो वो कैसे भेजा जाएगा? क्या इनका बिना ट्रायल के हो जाएगा? एक तो ये जरा सा एक लाइन में आप समेटें, तो फिर हम आपको ये हंगरी और दिल्ली और WFI और साई, इन सबसे लेके जरा अमेरिका भी चलेंगे इस वीडियो के आखिरी में। वहां भी 2 लोग ऐसे बचे हुए हैं, 2 यशस्वी पहलवान वहां अमेरिका भी बचे हुए हैं सर, तो हम अमेरिका भी जरा चलेंगे। जरा इसको आप बता दीजिए कि लब्बो लुआब क्या है। सर, मजबूरी है एडॉक कमेटी की कि इनको 20 जुलाई के आसपास, आज 10 जुलाई थी ना, 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायल करा के एशियन ओलंपिक कमेटी को एंट्री भेज देनी है, नंबर 1। नंबर 2, धरनाजीवी दोनों नहीं लड़ेंगे। 6 धरनाजीवी हैं, पर उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ज्ञान सहरावत ने भी मान लिया है कि वो सब फर्जी है, उनका नाम मत लीजिए, आप 2 की बात करिए। तो ये दोनों इस 20 जुलाई वाली ट्रायल में नहीं लड़ेंगे, ये तय है। तो आखिर ये इतना, विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया, ठीक, ये दोनों इस 20 जुलाई वाली ट्रायल में नहीं लड़ेंगे। तो अब ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग अपने शरीर के पृष्ठ भाग में अवस्थित छिद्र तक का पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसा हूं एडॉक कमेटी ये मान जाए कि नहीं 2 बार ट्रायल होगी। इसके लिए एडॉक कमेटी और तीनों चीफ नेशनल कोच हमारे, फ्री स्टाइल के जगमिंदर सिंह, ग्रीको रोमन के हरगोविंद कोच साहब और विमेन के वीरेंद्र दहिया, इन तीनों ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम जूनियर बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होने देंगे। इसलिए 2 ट्रायल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उधर जो जूनियर लड़कवा है, मुझे शाम को एक पहलवान का फोन आया था, मैंने कहा का हो तो बोला सर हमनो जूता उता भिगा के, जूता हमने बाल्टी में भिगा दिया है और भीगे हुए जूतों से परेड होगी इस बार इन धरनाजीवियों की, अगर इन्होंने दूसरी ट्रायल का नाम भी ले लिया। ट्रायल तो एक ही होगी, ये जूनियर पहलवानों का है। और अब आगे सुन लीजिए, इतना सब होने के बाद सवाल ये है सर कि जब मतलब कुछ होना ही नहीं था, ट्रायल देनी ही नहीं थी, कोई तरीका है ही नहीं जाने का एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो आखिर ये इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा फ्रॉड इस देश के साथ जो पिछले 6 महीने से जंतर मंतर पे चल रहा है, और भारतीय कुश्ती ने जिसको बर्बाद करके रख दिया, भारतीय कुश्ती को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। मतलब आप सोच लीजिए कि पिछले 6 महीने में एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई। एशियन गेम्स सितंबर में है, अब तक एशियन गेम्स का कैंप नहीं लगा। अदरवाइज एशियन गेम्स के लिए सर 1.5 साल कैंप चलता था, मुझे वो भी दिन याद है। 1.5 साल पहले से कोचिंग कैंप लग जाते थे।
लड़कियों का कोचिंग कैंप जनवरी में धरने के साथ खत्म हुआ था, आज तक दोबारा कैंप नहीं लगा, आपको मालूम है? एशियन गेम सिर पे हैं। तो सर आपने जो इतना बड़ा ये वितंडावाद फैलाया, किस लिए? जब आप एक ट्रायल तक तो दे नहीं सकते, आप एशियन गेम्स की ट्रायल में अपीयर ही नहीं हो सकते, तो आखिर आपने ये क्यों किया? बताइए सर, क्यों किया, या उनसे पूछा जाए। सर ये बड़ी पहेली है। ये इतनी बड़ी पहेली है कि इनको किसने धरने पे बिठाया, इनसे क्या क्या वादे किए थे उन लोगों ने जिन्होंने धरने पे बिठाया, फिर ये धरना कहां ट्रैक से उतर गया और कहां इसकी लाइन चेंज हो गई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस धरने पे खाली वित्तीय अनियमितता और तानाशाही और अक्खड़ मिजाजी के ही आरोप लगने थे। विनेश के मुंह से पत्रकारों ने जॉन शोषण के आरोप निकलवा लिए मुझसे। जॉन, वो सिर्फ शोषण का आरोप लगा रही थी, इन्होंने जॉन शब्द जुड़वा दिया। जॉन मीन्स JOHN, जॉन शोषण का आरोप इसके मुंह से निकलवा लिया पत्रकारों ने, और फिर ये कहानी बिगड़ गई और तब से आज तक बिगड़ी हुई है। सर सफर तो भारतीय कुश्ती ने किया ना। बिल्कुल, आप ये तो हम लगातार सोच लीजिए कि पिछले 6 महीने से एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई थी। सर जब नेशनल चैंपियनशिप होती है ना, तो बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। सर जब नेशनल चैंपियनशिप होती है तो बच्चों को कॉलेजेस में विंग्स में स्कॉलरशिप मिल जाती है, फीस माफ हो जाती है कि मैं पिछले जूनियर का नेशनल चैंपियन हूं तो मेरे को कॉलेज में फीस नहीं लगेगी। आजकल कॉलेज बड़े महंगे महंगे हो गए हैं सर, 2-2 लाख रुपया फीस लगती है कॉलेजेस में, स्पॉन्सरशिप मिलती है बच्चों को। हाँ हाँ। और सर उसमें एक बात और होती है ना सर, मैंने कहा ना बच्चा बच्चेदानी में फंस गया, न बेचारा आगे जा पा रहा है, न पीछे, न बाहर निकल पा रहा है, न अंदर जा पा रहा है। भारतीय कुश्ती को तो इन लोगों ने ऐसी जगह फंसा दिया, इन जूनियर बच्चों का। अपने तो जाके मौज ले रहे हैं दोनों, एक अमेरिका वाला, आप दोनों पति पत्नी। हम चल रहे हैं ना ट्रेनिंग तो, हाँ अमेरिका हम चलिए, बहुत मजा आएगा। हमने 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 आपसे कहा था ना, आपने कहा जब जॉन शोषण वहां हो रहा तो अब जॉन की जगह अब चलते हैं जरा विक्टर की तरफ, है ना। खबर यह है पहलवान जी कि पति पत्नी यानी साक्षी मलिक और उनके पति जो क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भी अभी बोल रहा हूँ, सत्यव्रत काद्यान। सत्यव्रत काद्यान। तो ये दोनों लोग USA गए हैं, वहां ट्रेनिंग के लिए गए हैं और दोनों पार्टनर के तौर पर गए हैं, पति पत्नी भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं और गेम में भी पार्टनर के तौर पर गए हैं। लेकिन सर एक खबर मेरे पास आई है जिसके बाद मैं काफी देर तक समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। सुनाई ये दे रहा है कि USA में ये दोनों पति पत्नी या पार्टनर जो भी कह लें, वो स्कूली बच्चों के साथ बीच रेसलिंग यानी बालू पर कुश्ती, समुद्र के किनारे जो बालू होता है वहां पर जो बीच रेसलिंग होती है स्कूली लेवल का, वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या ये सच है? जी एकदम सच है सर। तो सर ये स्कूली बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके क्या भारतीय कुश्ती के लिए ले आएंगे या खुद के लिए ले आएंगे? सर वो तो मैं और आप न जानते हैं कि वो सब अमेरिका में क्या गुल खिला रहे हैं। भारत की भोली भाली जनता, हरियाणा के सीधे साधे लोग, हरियाणा के बहुत ही सीधे सरल खाप लीडर, और हमारे नरेश टिकैत जी तो उम्मी है ना सर, वो तो सद्य प्रसूत दूध पीते बच्चा जैसे अबोध होता है। हमारे टिकैत साहब तो अबोध बालक है ना, उनको क्या मालूम कि अमेरिका में कौन सी मुल्तानी मारी जा रही है। वो तो कहता है मारी छोरी गलिया जॉन सस्सन होया। उनको एक ही बात पता है, मारी छोरी मेडलियाई थी, नंबर 2 मारी छोरी गलिया जॉन सस्सन होया, मारी छोरी अमेरिका में पहलवानी कर रही है। उनको सिर्फ 3 चीज मालूम है, पूरे हरियाणा को सिर्फ यही मालूम है कि आज देखो मुल्तानी मार रहे हैं हमारे छोरे। वो तो हम न जानते हैं कि अमेरिका में कौन सी मुल्तानी मारी जा रही है। तो हुआ क्या था कि सर आज से कुछ साल पहले एंड्रयू कुक उर्फ एंडी, ANDY, एंडी कुक नाम का एक अमेरिकन कोच, जो कि मूलतः ग्रीको रोमन का पहलवान रहा है, वो इंडिया में विमेन रेसलिंग का कोच बन के आया था। 1 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने रहा था।
तब से साक्षी की और उसकी जो है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब इनको अमेरिका जाना था, तो ये सब जो है इनके दाने बिक चुके हैं। टॉप स्कीम में इनका दोनों का हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं है। विनेश का और बजरंग को तो टॉप्स ने स्पॉन्सर कर दिया, भारत मोदी जी अपने, और 70-80 लाख रुपया मोदी जी दे दिए टॉप स्कीम में। तो इन्होंने एक प्राइवेट, जो ये प्राइवेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनियां नहीं होती हैं, JSW OGQ टाइप की, उससे अपना जो है बाहर का ट्रिप स्पॉन्सर करा लिया, और ये लोग एंडी कुक के पास चले गए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत हल्ला मचा, हमारा छोरा अमेरिका में पहलवानी करेगा। एंडी कुक है फेसबुक पे। अब एंडी कुक को क्या मालूम कि ये दोनों इंडिया में क्या गुल खिला के आए हैं। एंडी कुक ने एकदम, अब जो आदमी स्कूली बच्चों का कैंप लगा रहा है अपने शहर में, कि जैसे समर कैंप देखा है आपने ना, आपके जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो हमारे यहाँ नहीं, इसका उसका उसका हर फील्ड में लगता है, स्पोर्ट्स में लगता फील्ड में लगता है। कल्चरल कैंप्स लग जाते हैं, स्पोर्ट्स के लगते हैं, कल्चरल लगते हैं, तमाम कैंप लगते हैं। हाँ, तो उसने अपने शहर में कैंप लगाया, ये दोनों वहां पहुंच गए, तो उसने उसका प्रचार कर दिया, मेरे पास तो ओलंपिक चैंपियन भी आ रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को भेजिए, आपका बच्चा ओलंपिक चैंपियन के साथ मुल्तानी मारेगा। अब उसको तो मालूम नहीं था कि ये सब इंडिया में क्या गुल खिला के आए हैं। उसने अपने फेसबुक पे इन दोनों का प्रचार कर दिया। अब हम तो सर फेसबुक के कीड़े हैं, आपको भी पता है। हम लोगों ने खोज लिया, और सर मेरे तो जासूस आजकल देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। मैं भी तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं ना, तो हमको भी लोगों ने बता दिया गया। तो हमने जब एंडी कुक की फेसबुक आईडी खंगाली, तो उसमें पता लगा, अरे ये तो बीच रेसलिंग का कैंप है जी। और अगले दिन उसके जब कैंप का उद्घाटन हुआ, तो उसने बाकायदा साक्षी का और सत्यव्रत का और इसका उसका हाई हाउस, और स्कूली बच्चे मोटे मोटे जैसे अमेरिकन बच्चे होते हैं, और वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वो आपने 5-7 वीडियो डाल दिया उसने। तो हमने देखा, मैंने कहा वाकई स्कूली बच्चों का कैंप है, और वहां पे अपने साक्षी और सत्यव्रत जो है ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा बेचारा हरियाणा का जो हमारा ताऊ है, मारा छोरा मेडल ले आएगा भाई, मारा छोरा अमेरिका में शिकंजी पीता है। बड़ा अफसोस, ये तो बड़ा अफसोस है सर। अच्छा, ये तो रहा की भोली भाली, भारत की भोली भाली जनता भावनाओं में बह गई है। ठीक बात। और भावना, श्रीमती भावना या कुमारी भावना कुछ ऐसी हैं भी ना कि आहत कुमार के साथ फरार भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो हम भारतीयों की जो मिस भावना है, वो मिस्टर आहत कुमार न जाने कितने क्लियर रहते हैं कि हमेशा उनके साथ फरार हो जाती, मतलब भावना तुरंत आहत हो जाती है। बहरहाल, अच्छा सर, ये तो पूरा सजरा हो गया। आपने एक मिनट, मेरी गाय दुहने का टाइम हो गया है। फुल्लू गाय लगाओ यार। आप चलिए, हमारी गाय दुहा जाएगी, अब 10 मिनट और बात कर सकते हैं। फुल्लू गाय लगाओ। आश्रम में सर अभी आरती का भी समय हो रहा है, गाय भी लगानी है। नहीं, अच्छी बात है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। आप आरती भी करें, आप बाकी चीजें भी करें। अब आपने ये कहा कि जो है इस पर 40-40 मिनट की और बात हो जाएगी कि आखिर ये सारा तमाशा पिछले 5-6 महीनों से भारतीय कुश्ती के इर्द गिर्द किस लिए बुना गया, किसने बुना, तो ये हम दर्शकों को बताते हैं आज ही कि इस पर अलग बात करेंगे। अब सर, इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करने के लिए आपसे कहूं, तो जरा ये बताइए, आपने मुल्तानी मारना कई बार रिपीट किया है। जैसे लोग जो कुश्ती की चिंता तो करते हैं लेकिन कुश्ती के बारे में जानते नहीं बहुत, तो पहले तो ये बता दीजिए कि ये मुल्तानी मारना क्या है, और उसके बाद अगर आप इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड करके आज की चर्चा समाप्त करेंगे। तो ये मुल्तानी वाला तो मेरा सवाल है कि ये मुल्तानी मारना क्या होता है सर? सर, कुश्ती के कुछ ऐसे दाव होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनकी ऑडियंस वैल्यू होती है, और मतलब मैं तो ये मानता हूं कि मुल्तानी मारने वाला पहलवान जो होता है ना, वो बिरला ही होता है। लाखों में कोई एक मुल्तानी मारता है, पहली बात तो। उसी तरह एक धोबी पछाड़ होता है,
सर असली अच्छा, धोबी मैंने जीवन में ये एक दांव का नाम है मुल्तानी। ये दो ये एक जैसे धोबी पछाड़ तो आम कॉमन लोग जानते हैं हाँ और एक हाँ। मुल्तानी होती है सर। मैंने अपने जीवन में बढ़िया, जिसको वाकई धोबी बोलते हैं, धोबी पछाड़ एक देखी है और जीवन में 2 बार मुल्तानी देखी है। ये हमारे अशोक गर्ग जी जो है ना, वैसे मैं जिनको आजकल पानी पी पी के गरियाता हूँ, ये मेरे गुरु भाई हैं, हम लोग कैप्टन चांदुक के अखाड़े में थे सर। अशोक गर्ग ने ऐसी ऐसी मुल्तानी मार रखी है ना, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रेसलर, मानना पड़ेगा। अशोक गर्ग ने जो मुल्तानी मार दी ना सर, आदमी एकदम उल्टा खड़ा कर देता था। एक बार पता नहीं कौन थी, शायद ओलंपिक्स में ही हो रहा था, वर्ल्ड चैंपियन था लड़का, उसको मुल्तानी मार दी थी। तो सर मुल्तानी एक ऐसा दाव है जो बहुत जबरदस्त, मतलब क्या बात होती है, मतलब मारी जाती है एक टांग पे तो आदमी ऐसे नाच के गिरता है ऊपर से। तो सर ये मुल्तानी दाव होता। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी सर। सवाल ये है, ये दर्शकों के भी मन में उठता होगा कि ये 2-3 जो धरना जीवी हैं, ये पूरे सिस्टम को कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब ये खेल मंत्रालय को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डीजी साई को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी नस इनके हाथ में दब रही है? इन्होंने किस दुखती रग पे हाथ रखा है कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों इनकी ट्यून पे नाच रहे हैं? आपके मन में ये कौतूहल नहीं होता कि ये जो इतना बड़ी ब्लैकमेलिंग चल रही है और भारत सरकार इनकी ट्यून पे नाच रही है, कि अगर आप ध्यान दें, क्यों है? अगर आप ध्यान दिए हो तो मैंने यही पूछा आपसे इसी वीडियो के बीच में, और उसी बात पर आपने कहा कि इसके लिए तो 40-40 मिनट की 2 बातचीत ड्यू है। तो ये सवाल तो बिल्कुल आ रही है, ये सवाल तो बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए, आज की चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, इस वादे के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सी वजह है और ऐसा कौन करा रहा है। तो इसमें 3 पक्ष शामिल है, एक जो सामने कर रहा है, एक जो करा रहा है, और तीसरा सवाल जो होता है ना कि समय का कालचक्र पूछता है कि क्यों हो रहा है। तो इन तीनों का जवाब हम अगले क्रमशः एपिसोडों में लेंगे आपके साथ चर्चा। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि कई दिनों के बाद कुश्ती का एक अपडेट प्रारब्ध के इस मंच पे आप सभी को मिला, जिसमें हमने टुकड़े टुकड़े में आपको अलग अलग चीजें बताई वाया बाबा रामदास जी। तो बाबा जी, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ दर्शकों से भी विदा लेते हैं। दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। प्रारब्ध और दद्दा की खरी